हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार मिश्रा आप सबके बीच इतिहास विषय को लेकर के उपस्थित हूं। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन इतिहास जो विषय है हमारा और जो चैप्टर है गयासुद्दीन बलबन, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1265 से लेकर के 1287 ईस्वी तक का कार्यकाल है। जो हमारा टॉपिक है गयासुद्दीन बलबन, इस चैप्टर को पढ़ने से, अध्ययन करने से हमें किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी, इस पर हम सभी चर्चा करें। पहला पॉइंट है कि इस चैप्टर को अध्ययन करने से हम बलबन के प्रारंभिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा पॉइंट है बलबन के उत्कर्ष के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और तो तीसरा पॉइंट है बलबन के राज्यारोहण के बारे में हम सभी अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सभी चर्चा करते हैं बलबन के प्रारंभिक जीवन के बारे में। बलबन का प्रारंभिक जीवन गुलाम वंश के शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध समझा जाने वाला बलबन एक अपने आप को एक नई अनूठी पहल के साथ मध्यकालीन इतिहास पर अपना अमिट छाप छोड़ता है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। राज्यारोहण के पश्चात बलबन अपने आप को फारस के प्रसिद्ध वंश अफरासियाब का वंशज मानता था, लेकिन इस बात की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती है। आगे चल करके बलबन जिसका मूल नाम बहाउद्दीन था, इसका जन्म एक संपन्न घराने में हुआ था और उसके पिता एक कबीले के प्रधान थे, जिसके अधीन लगभग 10,000 परिवार थे। अपनी युवावस्था में बहाउद्दीन मंगोलों का बंदी बना लिया गया और आगे चल करके मंगोलों ने उसे बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया। जमालुद्दीन ने उसे अच्छी शिक्षा दीक्षा देकर के उसे एक सुसंस्कृत व्यक्ति बना दिया। बाद में बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन ने उसे दिल्ली ले जाकर के इल्तुतमिश के हाथों सन 1232 ईस्वी में बेच दिया। उसके पश्चात बलबन का उत्कर्ष। इल्तुतमिश ने अपने नए गुलाम बहाउद्दीन को प्रारंभ में अपनी भिस्तियों में नौकर के पद पर रखा, किंतु उसके प्रतिभा से काफी प्रभावित होकर के बलबन को उसे चालीसा दल यानी कि इसे 40 गुलामों के गुट के नाम से भी जाना जाता है, चरगान के नाम से भी जाना जाता है और तुर्कान चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। इस गुट में उसे शामिल कर लिया। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात कुछ समय के लिए इल्तुतमिश का अयोग्य और दुर्बल पुत्र, जिसका नाम था रुकनुद्दीन, जब वह सुल्तान बना तो सुल्तान बनने के कुछ ही समय के बाद बलबन को उसने बंदी गृह में डाल दिया। बलबन को बंदी गृह में डालने के पश्चात बलबन को इसलिए उसने बंदी गृह में डाला क्योंकि बलबन उसका विरोध कर रहा था। क्योंकि इल्तुतमिश ने उत्तराधिकार की जो घोषणा की थी, उसने उसमें रजिया को सुल्तान बनाने की घोषणा की थी, जिसका उसने विरोध किया। इसके नाते बलबन को रुकनुद्दीन ने बंदी गृह में डाल दिया। उसके पश्चात जब रजिया सुल्तान बनी तो उसने बलबन को कारागार से मुक्त कर दिया। रजिया के शासन काल में बलबन ने काफी उन्नति की और सम्मान भी प्राप्त किया। उसके तदुपरांत रजिया ने उसे अमीर ए शिकार के पद पर विभूषित किया, किंतु बलबन महत्वाकांक्षी और अवसरवादी व्यक्ति था। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है कि हमें किसी एक वस्तु से, किसी एक उन्नति से बेनिफिट मिले या ना मिले, हम उत्तरोत्तर अपनी वृद्धि करते चले जाएं। अवसरवादी का मतलब होता है अवसर का मौका देखते ही हम दिल्ली सल्तनत की गद्दी की तरफ अग्रसर हों।
तो ये दोनों गुण बलबन के अंदर समाहित थे। और उसने देखा कि जैसे ही रजिया जब दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठी और आगे चल करके तमाम उसका विरोध होने लगा, तो उसने अवसर का लाभ उठा करके रजिया के विरोधी तुर्क सरदारों के साथ मिल करके रजिया को अपदस्थ करने में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। विद्रोहियों के सहयोग से रजिया के बाद बहराम शाह सुल्तान बना। बहराम शाह ने बलबन की सेवाओं से प्रसन्न होकर के उसे उच्च प्रशासकीय पद देकर के अमीर ए आखूर के पद पर प्रतिष्ठित किया तथा इसके साथ ही साथ उसे रेवाड़ी और हांसी की जागीरें भी दे दी। मसूद शाह के शासनकाल में बलबन को अमीर ए हाजिब के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। इसके साथ ही साथ 1245 ईस्वी में भारत पर मंगोल का आक्रमण हुआ, जिसका नेता मंगू खां था। मंगू खां के नेतृत्व में उच्च के क्षेत्र में आक्रमण किया गया और उच्च के दुर्ग को बलबन ने अपने सैनिक प्रतिभा के बल पर मंगोलों के आक्रमण को असफल सिद्ध कर दिया। इससे बलबन की शक्ति में और प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई और बलबन ने सक्रिय सहयोग से नासिरुद्दीन महमूद, जिनका कार्यकाल 1246 था, में दिल्ली की गद्दी पर आरूढ़ हुआ। नासिरुद्दीन के शासनकाल में बलबन की काफी उन्नति हुई और नासिरुद्दीन ने बलबन के सहयोग से खुश होकर के पुरस्कार स्वरूप उसे उलुग खां का विरुद्ध प्रदान किया। इसके साथ ही साथ उसने बलबन को न सिर्फ अपना प्रमुख परामर्शदाता वरन नायब ए मुमलिकत का मतलब होता है प्रमुख परामर्शदाता के पद पर भी आसीन किया। इस प्रकार नासिरुद्दीन के शासनकाल में बलबन की शक्ति और प्रतिष्ठा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। इतिहासकार मिनहाज उस सिराज लिखता है कि उलुग खां उसको बलबन को विरुद्ध मिला था। उलुग खां सुल्तान के वंश का आश्रयदाता, सेना का स्तंभ तथा राजा की शक्ति था। नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री बनकर बलबन ने 20 वर्ष तक शासन के समस्त सूत्र अपने हाथ में कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि सिंहासन पर बैठते ही नासिरुद्दीन महमूद ने शासन का सब कार्य उसी को सौंप दिया। बदायूनी लिखता है कि सुल्तान ने बलबन से कहा था, मैंने शासन का सारा कार्य तुम्हारे हाथों में दे दिया। ऐसा कोई काम मत करना जिससे मुझे तुमको ईश्वर के सम्मुख लज्जित होना पड़े। लेनपुन जैसा इतिहासकार भी लिखता है कि यथार्थ में बलबन ही भारत में मुस्लिम शासक का पथ प्रदर्शक बन गया था। जब मसूद को सिंहासन पर बैठाया गया तो वास्तविक सत्ता उस तेजस्वी दास सेनापति बलबन के हाथों में थी। अब है बलबन का राज्यारोहण। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन जब रोगग्रस्त हो गया, बीमार होने के बाद 1266 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के तदुपरांत इस समय इल्तुतमिश के वंश का कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं था, अतः सुल्तान की मृत्यु के पश्चात अमीरों के समर्थन से बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आरूढ़ हुआ। थॉमस के अनुसार बलबन का शाही तख्त पर बैठना मुस्लिम भारत के राजनीतिक इतिहास में नव युग के आगमन का सूचक था। लेनपुल ने कहा है कि बलबन ने विद्रोहियों और षड्यंत्रों के युग में 20 वर्ष तक सुल्तान की अकथनीय सेवा की थी और अब स्वयं भारत का सुल्तान बन बैठा। सुल्तान के रूप में बलबन ने 20 वर्ष तक शासन किया। इस प्रकार उसने सल्तनत की 40 वर्षों तक संभाले रखा।
इस अवधि में बलबन को अपनी प्रशासकीय प्रतिभा एवं सैनिक योग्यता को प्रदर्शित करने का पूरा अवसर मिला और उसने मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। अब आते हैं इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन बन रहा है कि बलबन का शासनकाल कब से कब तक था। तो 4 ऑप्शन है। बलबन का शासनकाल 1265 से लेकर के 1287 ईस्वी तक का कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलबन का वास्तविक नाम क्या था। तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन, यानी कि राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलबन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मसूद शाह के शासनकाल में बलबन किस पद पर प्रतिष्ठित था। तो मसूद शाह के शासनकाल में अमीर-ए-आफूर के पद पर प्रतिष्ठित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में बलबन नाइब-ए-मुमलिकत के पद पर आसीन था। तो ऑप्शन है मसूद शाह, रजिया, बलबन और कोई नहीं। ये थोड़ा सा आंसर गलत है, यहां बलबन नहीं होगा, इसके जगह पर नासिरुद्दीन महमूद होगा। ये थोड़ा सा गलत हो गया टाइपिंग में। तो यहां पे जो होगा नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बलबन नाइब-ए-मुमलिकत के पद पर आसीन हुआ। हम सभी फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।